तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है कि दो वेक्टर दे रखे हैं आपको जिनके मैग्नीट्यूड सेम हैं और उनके बीच का जो एंगल है वो 160 डिग्री का है। ओके, दोनों के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। दैट मीन्स मतलब कोई एक वेक्टर इस तरीके से दे रखा है, दूसरा वेक्टर इस तरह दे रखा है, दोनों का जो वेक्टर का एंगल है वो 60 डिग्री का है दोनों के बीच का, और मैग्नीट्यूड जो है वो 5 है। अब आप इजीली यहाँ से बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, एक मिनट रुकिए, यहाँ पर कोई गलती तो नहीं होगी कुछ। तो मैं यहाँ पे कहूँ आपसे कि भाई अगर इनका रिजल्टेंट निकालना है, मतलब सम निकालना है। सम का मतलब क्या होता है? रिजल्टेंट होता है। रिजल्टेंट अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो हो जाएगा अंडर रूट पहले वाले का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सबको पता है कैसे होगा सॉल्व, और मुझे कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको करा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा पहला वाला, मतलब ये कुछ ये दोनों 5 हैं, तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा इजीली, बहुत इजी है ये। तो सिर्फ फॉर्मूले में आप पुट कीजिए वैल्यूज को और आप कह सकते हैं कि हाँ भाई ये इजी क्वेश्चन था, सिर्फ वैल्यू पुट करना है। और कॉस कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री की तरफ वैल्यू बताइए। कॉस 60 की वैल्यू होती है हाफ। कॉस 60 की वैल्यू हाफ होती है, दैट मीन्स ये हो जाएगा, देखो बेटा 5 स्क्वायर हो गया, ये दूसरा 5 स्क्वायर हो गया। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा कॉस 60 की वैल्यू। कॉस 60 की वैल्यू होती है हाफ, तो अब हाफ यहाँ पे रखेंगे इसे काट के, तो यहाँ पे कुछ हाफ रखेंगे, मतलब ये वाला हिस्सा खत्म हो जाएगा और 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो ये 5 स्क्वायर बन जाएगा। 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, दैट मीन्स कितने हो गए 5 स्क्वायर? 3 5 स्क्वायर हो गए। 3 5 स्क्वायर यहाँ पर हो गए, तो इसका मतलब क्या है कि 3 तो जेल में रह जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा, बिकॉज 5 स्क्वायर के अंदर है। 5 का स्क्वायर है इसलिए 5 तो बाहर आ जाएगा, 3 अंदर आ जाएगा, बिकॉज 3 का कोई पेयर नहीं है। अगर वही कह रहे हैं कि इन दोनों वेक्टर के बीच का डिफरेंस बताइए, डिफरेंस का मैग्नीट्यूड बताइए, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप देखिए यहाँ से, जैसा कि मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया था, ये था, है ना। थोड़ा मैं आगे ड्रॉ कर लेता हूँ, अदरवाइज यहाँ आपको दिखेगा नहीं। ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके का मैंने ड्रॉ किया था ना, 60 डिग्री का एंगल था, है ना। अब क्या हुआ है कि भाई ये तो बंदा वैसे एज इट इज रहा है 5, लेकिन मुझे कुछ डिफरेंस चाहिए। डिफरेंस का मतलब ये हुआ कि ये वाला जो बंदा था ना, वेक्टर जो था, इसको मैं पीछे को ले आऊंगा। अब ये जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो पीछे को हो जाएगा। दैट मीन्स अगर आप वेक्टर ए लिख रहे हैं, तो लेट्स से मैंने कोई वेक्टर ए लिखा है, ये वेक्टर ए है, ठीक है, तो माइनस ऑफ वेक्टर ए हो जाएगा इस तरीके से, देखिए उल्टा हो जाएगा, एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएगा, माइनस ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। ओके, तो वेक्टर अपोजिट हो गया, इन दोनों का मेरे को डिफरेंस चाहिए। दैट मीन्स मैं रिजल्टेंट अभी भी निकालूंगा। रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? अभी भी है 5 ही, लेकिन अब फॉर्मूले में क्या चेंज होगा देखिए आप ध्यान से। तो रिजल्टेंट कुछ इस तरीके का हुआ, दोनों के बीच का दो वेक्टर हैं, ये एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, ठीक है। फॉर्मूला अभी भी वही है, यही वाला फॉर्मूला लगेगा जो आप लगा चुके हैं, ये वाला फॉर्मूला फिर से लगेगा। क्या होगा? ए स्क्वायर फिर से मतलब 5 ही रहेगा, बी स्क्वायर अभी भी 5 का स्क्वायर ही रहेगा, प्लस ऑफ 2ab। ab का मतलब है 5 इंटू 5, दैट मीन्स हो जाएगा 5 स्क्वायर अगेन, और कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर कॉस थीटा इंपॉर्टेंट है। कॉस थीटा यहाँ पर कितना हो जाएगा? दो वेक्टर के बीच का एंगल, दो वेक्टर के बीच का एंगल, ये बात याद रखिए आप। तो यहाँ पर देखिए टोटल एंगल यहाँ से लेके, अगर ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में टोटल एंगल जो होता है 180 होता है। अगर आप 60 खत्म कर देंगे तो यहाँ पर जो बचेगा 120 बचेगा, 120। दैट मीन्स यहाँ पे cos 120 डिग्री लिखा जाएगा, और cos 120 डिग्री की वैल्यू आपको पता होगी शायद। cos 120 डिग्री वैल्यू होती है माइनस ऑफ 1/2, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर बेटा देखिए, यहाँ से ये हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है। ये इसकी वैल्यू माइनस का 1/2 आएगी, दैट मीन्स यहाँ पे कुछ कैसी वैल्यू आएगी? माइनस का 1/2 आएगी। ओके, ये खत्म हो जाएगा, माइनस 1/2 लिख दे, तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, जिससे ये प्लस साइन माइनस का कन्वर्ट हो जाएगा, और 2 से फिर से 2 कैंसिल आउट हो गया जैसा कि पहले हुआ था। अब ये 5 स्क्वायर रह गया यहाँ पर। अब आप सिंपली देख सकते हैं, देखिए ये 5 स्क्वायर माइनस का है, ये 5 स्क्वायर प्लस का है, कट गए, कैंसिल आउट होगा, बचा कौन सा? ये, तो बाहर क्या आ जाएगा? 5 ओनली। 5 इज द आंसर ऑफ दिस गाय। मतलब अगर आप चीजों को, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, ओके, तो आप इजीली, बहुत इजीली, हमने लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन किया था, तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, लेकिन यहाँ पर क्या है, उसको डिफरेंस करके निकालना था। मतलब अगर कोई वेक्टर ए इस तरीके से दिया हुआ है, तो वेक्टर बी इसको जस्ट पीछे हो, सॉरी, वेक्टर ए अगर पॉजिटिव इस डायरेक्शन में दिया हुआ है, तो माइनस ऑफ वेक्टर एक्जैक्टली इसका अपोजिट होगा। ओके, अगर वेक्टर ए इस तरीके से दिया हुआ है, तो वेक्टर ए माइनस ऑफ ए एक्जैक्टली अपोजिट होगा, मतलब 180 डिग्री का होगा।
ठीक है, मतलब एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएगा। ये वेक्टर बी था तो माइनस ऑफ बी कुछ इधर को होगा। ओके, बस इतना छोटा सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शायद आई थिंक सब्सट्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट जो था ना, सब्सट्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट देख लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आया तो। देखिए, अगर कोई वेक्टर आपको दे रखे हैं कुछ इस तरीके से, दो वेक्टर दे रखे हैं, ये कोई वेक्टर बी है एंड ये कोई वेक्टर ए है। मैं एरो नहीं लगा रहा हूं ज्यादा, ठीक है, आप देख लेना। यहां पर अगर मैं इसका माइनस ऑफ वेक्टर बी लिखूं, माइनस ऑफ वेक्टर लिखूं, माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये पीछे जो लाइन गई है, अब ये वैल्यू क्या हो गई, माइनस ऑफ वेक्टर बी हो गई। आई थिंक ये दिखता होगा, पेन अगर आपको दिख रहा है तो मैं चेंज कर लेता हूं। इस वाला पेन ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है मेरे हिसाब से, ये रेड सही रहेगा। ठीक है, तो ये वेक्टर माइनस ऑफ बी हो गया, ये वाला। ठीक है, ये इसका, अब यहां पे देखिए वेक्टर ए तो अभी भी वही है, वेक्टर बी चेंज हो गया है, मतलब माइनस ऑफ बी हो गया है, तो इनका रिजल्टेंट कहां होगा, इधर को होगा। ओके, इनका रिजल्टेंट एग्जैक्टली यहां पर होगा। फिर फाइनली फिर से पैरेललोग्राम बनेगा और फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab cos थीटा। राइट, तो मतलब आई मीन सब्सट्रैक्शन में ज्यादा कुछ समझाना नहीं था। अगर कोई वेक्टर ए इस तरीके से दे रखा है मेरे को, तो माइनस ऑफ वेक्टर ए क्या होगा, एग्जैक्टली इसका अपोजिट होगा। ठीक है, मतलब अगर वेक्टर ए ये दे रखा था, ए पॉजिटिव का है, तो माइनस ऑफ वेक्टर ए कैसे लिखेंगे, एग्जैक्टली इसका अपोजिट लिखेंगे, माइनस ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, जैसे यहां पर करा है हम लोगों ने, ये जो लाइन खींची थी हम लोगों ने, एग्जैक्टली माइनस ऑफ बी की लाइन खींची थी। ठीक है, तो ये वेक्टर का ये 6 रिप्रेजेंट कर देंगे यहाँ पे, बहुत ईजी है ये सारी चीजें। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आई थिंक हमारे पास क्या दे रखा है, जरा देख लेते हैं। ये तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लिया अभी, ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने अभी सॉल्व करा है। ये देख लेते हैं, रिजोल्यूशन वेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं और मोस्टली क्वेश्चन जो आपके एचसी वर्मा बुक के हैं वहीं से देखेंगे और कुछ एनसीईआरटी के कुछ मुझे लगता है कि अगर जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एनसीईआरटी और साथ में एचसी वर्मा अगर वो कर लेते हैं हाफ ऑफ लाइक, मतलब इस तरह से जैसे उसके एग्जाम्पल्स अगर कर लेते हैं तो वो उनके लिए सफिशिएंट हो जाता है। उतना ज्यादा डीप में नहीं जाना, बिकॉज वो फिर आईआईटी लेवल का शुरू हो जाता है, बिकॉज वहां पे मैथमेटिक्स इंक्लूड हो जाती है और ज्यादा मैथमेटिक्स इंक्लूड करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ओके, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ क्या, ओके सब कुछ ठीक है, फाइन। तो बेटा अब देखिए यहाँ से क्या होगा कि रेजोल्यूशन कैसे होगा। अभी मेरे को यहाँ पर एक वेक्टर दे रखा है, इस तरीके से एक वेक्टर दे रखा है, वेक्टर कुछ इस तरीके से दे रखा है। ओके, तो भाई क्या होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए है, तो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये आई डायरेक्शन है यूनिट वेक्टर और ये जे यूनिट वेक्टर है। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ए कॉस थीटा आई, ए कॉस थीटा आई प्लस बी कॉस बी साइन थीटा, बी साइन थीटा जे। ठीक है, मतलब यहां पर जो इसको हॉरिजॉन्टली अगर हम लोग कंपोनेंट निकालें इसका, तो जहां से एंगल बन रहा होता है वो हमेशा कॉस थीटा होता है, जहां से एंगल बन रहा होता है वो हमेशा कॉस थीटा होगा। और जहां पे निकालना मतलब इस एक्सिस पे ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो जाएगा और ये वर्टिकल एक्सिस हो जाएगा, और जहां से एंगल बनेगा बस ये ध्यान रखना है आपको, वो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो ए कॉस थीटा आई डायरेक्शन में हो गया, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, और ए साइन थीटा क्या हो जाएगा, जे डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ठीक है, इस तरीके से हम लोग वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कुछ वेक्टर ए है, ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मतलब हम लोगों को कंपोनेंट निकालना बहुत ईजी चीजें हैं। लेट्स से अगर मैं ये कहूं कि मतलब जैसे आपको लिखा है वेक्टर ए आई लिखा है प्लस बी जे लिखा है, ठीक है, तो ये वेक्टर कुछ ए है। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं यहाँ पे, ये थोड़ा गंदा हो गया, मैं अगर रिप्रेजेंट करूं कुछ इसको यहाँ पे तो कैसा होगा, तो मतलब ए में कितना चला है, ये आई ए चला है, आई में ए चला है और जे में बी चला है। ओके, तो पॉइंट कहां पर आ जाएगा, एग्जैक्टली वैसे जैसे आप एक्स वाई में निकालते थे ना, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे यहाँ के, आप कह सकते ए कॉमा बी हो जाएंगे, क्योंकि अगर यहां से यहां तक की दूरी ए है और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो बी है, यहां से यहां तक की दूरी बी है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ए
कॉमा बी, तो मतलब ये किस तरीके से लिख देते हैं आप, ए कॉमा बी। आपने 12th में तो सॉरी हाई स्कूल में तो पढ़ी होगी मैथमेटिक्स, उसमें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थी, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। फाइनली अगर मैं कहूँ इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, कुछ इस तरीके से लिखेंगे हम लोग, ए आई प्लस बी जे, मतलब आई में कितना है, ए है, और जे में कितना है, बी है। ओके, कुछ इस तरह से हम चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। रिजोल्यूशन करना हम लोग आपको ज्यादातर क्वेश्चन में जो सिखाएंगे वो सिखाएंगे, जो कॉन्सेप्ट है रेजोल्यूशन का वो क्वेश्चंस के थ्रू आपको ज्यादातर सिखाने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ ये कह रहा है कि फोर्स दे रखा है कितना, 10.5 न्यूटन का, एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल अलोंग अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 37। ठीक है, विद द वर्टिकल, ये जो एंगल बना हुआ है ना 37, ये वर्टिकल से बना हुआ है। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन। ये आपका एच सी वर्मा सर का बुक का क्वेश्चन है। अब वहां पे देख सकते हैं, अगर आपके पास एच सी वर्मा है तो ठीक है, नहीं है तब भी कोई बात नहीं, बिकॉज क्वेश्चन तो आपके सामने लिखा हुआ ही है। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मैं टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक उस डिस्क्रिप्शन में ही दे दूंगा। ओके फाइन, तो अब देखिए यहाँ पे जो फोर्स दे रखा है वो दे रखा है 10.5 न्यूटन का, और पार्टिकल अलोंग डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 37 डिग्री विद द वर्टिकल। तो फोर्स जो लग रहा है इतने डिग्री एंगल पे लग रहा है वर्टिकल से। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो देखो भाई ऐसा है, सिंपल सी बात है। पहले मैं कुछ एक चीज यहां बताना चाहूंगा आपको, एक चीज यहां पर ऐड करना चाहूंगा, वो ये कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, जैसे मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, यहाँ पर एंगल जो है 53 है और ये 90 है, और यहाँ पर कितना एंगल हो जाएगा, ये मैं थोड़ा पेन की जो पॉइंट है वो छोटा कर लेता हूँ, बिकॉज पेन काफी मोटा चल रहा है ये। ठीक है, यहाँ पर जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 37। ठीक है, ये 37 डिग्री का एंगल हो जाएगा, और यहाँ पर जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का, बिकॉज ये राइट एंगल ट्रायंगल ही था। तो अगर मैं ये कहूं कि भाई देखो cos 53 की वैल्यू क्या होगी, cos 53 या cos 37, cos 37 की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी एंगल, अगर मैं इस वाले एंगल को कंसीडर कर रहा हूं तो ये 37 है, 37 के एंगल के सामने की साइड हमेशा क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी। ओके, तो ये कुछ होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, ये जो ट्रायंगल होता है, अगर मैं 3 और 4 5 लिख रहा हूं, यहाँ पे 3 4 और 5 लिख देता हूं। ये ट्रायंगल सभी को पता होना चाहिए कि ये जो ट्रायंगल होता है एक जादुई ट्रायंगल है ये, जिसमें ये एंगल जो है वो 53 डिग्री का है, और यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 37 का बनेगा। ठीक है, और ये 90 डिग्री का होगा। तो cos 37 की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 4 और ये 5 हो जाता है हमेशा। आप याद रखेंगे इस ट्रायंगल को, मतलब अगर cos 53 बन रहा है और तो 3 4 5 याद रखेंगे, बेस को आप 3 रख देंगे जहां से एंगल बन रहा है, और जो अपोजिट साइड है, आई मीन जो परपेंडिकुलर वाली साइड है उसको हम लोग 4 मानेंगे और 5 मान लेंगे इसको, हाइपोटेनस को। ये आप याद रखिए, इस ट्रायंगल को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको अपने दिमाग में रखिए। जब एंगल 53 होगा, जब आप 53 एंगल शुरू करेंगे तो 3 4 5 3 4 5, राइट, इस ट्रायंगल को आप याद रखिए। तो यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू है 37, cos 37, तो cos 37 यहाँ पर अगर एंगल ये है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो cos 37 की वैल्यू हो जाएगी 3/5, मतलब सॉरी cos 37 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 4/5। क्यों हो जाएगी, क्योंकि cos के 37 के लिए तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस, तो बेस वाई हाइपोटेनस होता है cos। और sin 37 लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, sin 37 लिख देता हूं आपके लिए। अगर मैं यहाँ पे sin 37 लिखूंगा तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा sin 37, वो हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, दैट मींस 3/5। ठीक है, इन दो चीजों का आपको इस्तेमाल होगा, इसलिए मैं आपको लिख दिया है वाई। तो यहां पर वो बोल रहा है कि 10.5 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है इन द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 37 डिग्री विद द वर्टिकल। तो आप एक काम करिए, आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पहले ड्रॉ कर लीजिए। एक आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ड्रॉ कर लीजिए, आपको वर्टिकल पॉइंट हो गया, ये वर्टिकल डायरेक्शन हो गई और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो। तो उन्होंने कहा जो फोर्स लग रहा है आपका वो जो है वो कैसा लग रहा है, जो वर्टिकल से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 37 डिग्री का एंगल बना रहा है वर्टिकल से। ठीक है,
तो वही कह रहे हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मैं फोर्स का कंपोनेंट निकालूंगा तो ये कुछ एफ दे रखा है मेरे को, तो क्या हो जाएगा एफ कॉस थीटा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन तो यही है। तो यहाँ पे जो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा एफ कॉस थीटा, कॉस 37 है, थीटा की जगह यहाँ पे 37 है। तो एफ की वैल्यू हमें पता है कितनी है, एफ की वैल्यू हमें दे रखी है 10.5, ठीक। और कॉस 37 की जो वैल्यू होती है वो होती है 4/5, 4, ओ माय गॉड ये गलत हो गया, यहाँ पे 4/5। आप इसे काट लीजिए थोड़ा सा, यहाँ से पॉइंट हटा के यहाँ 0 बढ़ा लीजिए, यहाँ से अगर काटेंगे तो 10 टाइम चला जाएगा, और ये 5 से काटेंगे तो 5 2 एंड 5 1 जा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 84 हो जाएगा, 84/10, 84/10 का मतलब क्या हुआ 8.5, क्योंकि नीचे अगर 10 से डिवाइड है तो डिजिट 1 के बाद आएगा। तो जो आंसर आ गया आपके पास कितना आ जाएगा 8.4 न्यूटन, मतलब ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा ऑफ द फोर्स, ठीक है। समझ में आया आपको? जो फोर्स दे रखा था वो वर्टिकल से 37 डिग्री का दे रखा था आपको, और फाइनली आपने वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लिया इसका फोर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर हमने डॉट प्रोडक्ट करना सिखाया था आपको लास्ट टाइम। डॉट प्रोडक्ट बेसिकली क्या होता है, ये दो वेक्टर दे रखे होते हैं, दो वेक्टर को हम लोग को डॉट करना होता है, तो उसका जो रिजल्ट निकलता है, तो पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैं इसका एरो हटा दे रहा हूं, दैट मींस ये इसका मैग्नीट्यूड है, दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, और साथ में कॉस थीटा। थीटा क्या है भाई, थीटा है एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स, ओके। तो भाई ये ध्यान से देखिए, कॉस थीटा कब मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम वैल्यू कॉस थीटा की तब होती है जब वैल्यू 1 होती है, और जो कॉस थीटा मैक्सिमम 1 जब होता है वो एंगल होता है 0। तो कॉस 0 डिग्री पे, कॉस 0 डिग्री पे वैल्यू 1 आती है, और मैक्सिमम वैल्यू जो कॉस की हो सकती है वो 1 ही हो सकती है, और मिनिमम -1 हो सकती है, क्योंकि कॉस जो है +1 से -1 के बीच में लाई करता है, बाकी जितनी वैल्यू होंगी इससे छोटी होंगी, मतलब 1 से छोटी होंगी और -1 से बड़ी होती है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो वैल्यू हो सकती है cos 0 1, दैट मीन्स अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू लिखूं यहाँ पे तो क्या हो सकती है, अगर एंगल दोनों वेक्टर के बीच का 0 डिग्री का है, 0 डिग्री एंगल होने का क्या मतलब है, ये कुछ AB लिख दिया जाएगा। cos 0 डिग्री होने का मतलब ये है, 0 डिग्री का होने का मतलब ये, लेट्स से कोई एक वेक्टर ये है और कोई दूसरा वेक्टर क्या है ये है, और देखिए दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल होने की वजह से जो एंगल है दोनों के बीच का वो 0 है, राइट। जब एंगल 0 हो जाएगा तो हम लोग को उस तरह से सॉल्व करना है। अगर लेट्स से एंगल 90 हो जाए, तो एंगल 90 होने का क्या मतलब है, दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये वेक्टर कुछ है, ये दूसरा वेक्टर है, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। तब सिचुएशन में क्या हो जाएगा A.B, दैट मीन cos 90 की जो वैल्यू होती है बेटा, cos 90 की जो वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है, और जैसे ये वैल्यू 0 हो जाती है दैट मीन्स ये पूरा हिस्सा 0 हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं A.B इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक एक अननोन रख के, फाइनली जब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, आपको ये बात समझ में आ गई cos 0 डिग्री पे मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, तो A.B इज इक्वल टू AB हो जाएगा। A क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया था, अंडर रूट ऑफ I का कोएफिशिएंट का स्क्वायर एंड प्लस ऑफ B के J के कोएफिशिएंट का उसका, दैट मीन B स्क्वायर प्लस ऑफ C स्क्वायर। C क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ K है, K कैप का, तो उसका स्क्वायर लगा के अंडर रूट निकाल के हम लोग वेक्टर निकाल सकते हैं, इस तरीके B का भी निकाल सकते हैं, और फाइनली हम लोग यहाँ पे रख देंगे, आंसर पा लेंगे, ठीक है। तो cos 0 डिग्री पे हो जाएगा वो, और अगर 90 डिग्री का एंगल है दोनों वेक्टर के बीच में कुछ इस तरीके से, तब सिचुएशन हल हो जाएगी। ये वाली सिचुएशन इसके लिए थी और ये वाली इसके लिए हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। क्वेश्चन हमको दे रखा होगा शायद, यहाँ पर दे रखा है द वर्क डन बाय द फोर्स F ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट R गिवन बाय F.dr, ठीक है। मतलब कोई फोर्स लग रहा है, फोर्स की जो डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, मतलब लेट्स से आपने कोई फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो भी इसी डायरेक्शन में हुआ है। द वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट R इज गिवन बाय F.dr। सपोज द फोर्स 12 न्यूटन एक्ट ऑन अ पार्टिकल इन अ वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो फोर्स कैसा लग रहा है, देखो यहाँ से लिखा हुआ है अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन एंड पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ 2 मीटर इन अ वर्टिकल डायरेक्शन। मतलब दोनों ही जो फोर्स भी वर्टिकल लग रहा है
और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो भी वर्टिकली ही हुआ है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एफ डॉट डॉट आर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन होता है। ठीक है, वर्क डन होता है ना, ये वर्क डन। ये कुछ वर्क डन होता है। जब एफ डॉट डी आर को हम लोग लिख सकते हैं एफ आर कॉस थीटा। एफ क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ, और आर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, और ये कॉस एंगल बिटवीन देम, कॉस थीटा। ठीक है, तो हमें फोर्स दे रखा है, फोर्स का मैग्नीट्यूड दे रखा है 12 न्यूटन, और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो 2 मीटर का हुआ वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। जब दोनों ही सेम डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब वेक्टर भी, फोर्स का वेक्टर भी इसी वर्टिकल डायरेक्शन में है, और जो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है वो भी वर्टिकली अपोजिट डायरेक्शन में है। जब वर्टिकली, ओ माय गॉड, ये क्या हो जा रहा है, तो वर्टिकली अपोजिट डायरेक्शन में है। ये भी मुझे यहाँ पे लिखना बड़ा मुश्किल होता है। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये भी डायरेक्शन सेम ही है, चेंज डायरेक्शन नहीं है ये, मतलब इस सेम डायरेक्शन में यहाँ पे दे रखा है, मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। जो फोर्स की डायरेक्शन है वही आर की डायरेक्शन भी है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। कॉस थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री, और जब 0 डिग्री हो गया तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये क्या हो गई, 1 हो गई। जब ये 1 हो गई इसका मतलब एफ और आर, मतलब मेरे को वर्क डन बराबर एफ आर हो जाएगा। तो वर्क डन में अगर मैं निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे एफ कितना दे रखा है मेरे को, 12 न्यूटन, और आर दे रखा है मेरे को 2 मीटर। दैट मीन्स मेरा यहाँ पर 24 इज दी वर्क डन। और वर्क डन जो होता है यूनिट होती है जूल होती है, और जूल के अंदर कौन बैठा होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स न्यूटन, एंड यहाँ पे कितना हो गया, मीटर। तो जूल के अंदर याद रखना है आपको हमेशा कॉन्सेप्ट के लिए कि जूल के अंदर बैठा होता है न्यूटन एंड मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहां से। क्रॉस प्रोडक्ट और अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालने की बात कर रहे हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट भी बहुत इजी, जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। तो आई क्रॉस जे, यहां से लेट्स से ये जो वेक्टर है ये आई है यहाँ पे, और यहाँ पर कोई जो वेक्टर है ये जे है। ठीक है, ये जे वेक्टर है, जे कैप, और ये क्या है, आई कैप। ठीक है, तो अगर हम लोग आई क्रॉस जे करेंगे तो कुछ क्या करेंगे, तो हम लोग इस डायरेक्शन में मूव करेंगे आई से जे की तरफ को। तो आई क्रॉस जे निकालने के लिए हम लोग राइट हैंड थंब का इस्तेमाल करते हैं, तो आई से जे की तरफ जाएंगे, तो जो डायरेक्शन निकलेगी, जो हमारा डायरेक्शन बताएगा थंब, तो आई से जे की तरफ जा रहे हैं। तो आई आपका ये जो प्लेन है मेरे पास इस तरीके से, अगर मैं यहाँ से लेट्स से कोई प्लेन ड्रॉ कर लेता हूँ, तो मेरा लेट्स से यहाँ पर जो है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये तुम्हारा वर्टिकल प्लेन है, तो ये आई हो गया और ये जे हो गया। तो मैं आई से जे की तरफ जा रहा हूं, तो आई से जब जे की तरफ जाऊंगा तो मेरा अंगूठा जो है बाहर की तरफ को आ रहा है, दैट मीन्स आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है। तो वो जो डायरेक्शन हो जाएगी वो के डायरेक्शन हो जाएगी। मैं कुछ इस तरीके से दिखा रहा हूं के वेक्टर, मतलब अगर मैं आई क्रॉस के करूंगा, आई क्रॉस जे करूंगा तो मेरे को के मिलेगा। आई क्रॉस जे करूंगा तो मेरे को क्या मिले, के मिलेगा, के डायरेक्शन मिलेगी। ओके, मतलब के डायरेक्शन कौन सी है, जो आउट ऑफ द प्लेन है। ओके, अगर मैं कहूं कि भैया मैं आई क्रॉस जे ना करके मैं जे क्रॉस आई करूंगा, अगर मैं जे क्रॉस आई करता तो ये क्या होता, माइनस का के होता। ठीक है, माइनस का के वेक्टर, राइट। इसी तरीके से आई क्रॉस जे क्रॉस आई अगर मैं करूंगा तो ये तो हो गया आई क्रॉस जे। अब जे क्रॉस के अगर मैं करूंगा, जे क्रॉस के का क्या मतलब हुआ भाई, जे क्रॉस के का मतलब हुआ आई, और के क्रॉस जे का क्या मतलब हुआ, के क्रॉस जे का मतलब हुआ माइनस का आई। ठीक है, अब के क्रॉस आई का क्या मतलब हुआ, अब लेट्स से यहां पे तीसरा वाला कर रहा हूं मैं, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई का क्या मतलब हुआ, जे, और आई क्रॉस के का क्या मतलब हुआ, वो हुआ माइनस का जे। देखो ध्यान से, यहां पे आप आई लिखिए, यहां पे जे लिखिए, और यहां पर आप के लिखिए।
अगर आप इस तरीके से मूव कर रहे हैं आई क्रॉस जे तो क्या आएगा, के आएगा। अगर आप जे क्रॉस के मूव कर रहे हैं तो आपका आई आएगा, ये आपका आई आ जाएगा। और अगर आप के क्रॉस आई मूव कर रहे हैं तो आपका जे आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये आगे पीछे होते रहते हैं। मतलब आई क्रॉस जे करेंगे, क्लॉकवाइज चल रहे हैं हम लोग, आई क्रॉस जे करेंगे तो के आ जाएगा, जे क्रॉस के करेंगे तो आई आ जाएगा, के क्रॉस आई करेंगे तो जे आ जाएगा। जैसे ही देखिए मैंने आई क्रॉस जे करा, के आ गया, जे। अगर हाँ आई क्रॉस जे करा है तो के आया है, आई क्रॉस जे करा तो के आया। अगर जे क्रॉस आई कर दूंगा मतलब एंटी क्लॉकवाइज अगर चलूंगा तो माइनस के आ जाएगा। अगर आप क्लॉकवाइज चलेंगे आई जे के कुछ तरीके से अरेंजमेंट करेंगे। ये जब क्वेश्चंस आप करेंगे तो आपको क्वेश्चंस की जब आप फ्रिक्वेंट हो जाएंगे, बहुत इजीली आपको चीज़ समझ में आ जाएंगे, तो आप बहुत ज़्यादा प्रो हो जाएंगे इस चीज़ में। तो अभी इतना ज़्यादा डीप में ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आई कहाँ पर है, जे कहाँ पे, के कहाँ पे। अगर आप आई क्रॉस जे करेंगे तो के आएगा, जे क्रॉस के करेंगे तो आई आएगा, के क्रॉस आई करेंगे तो आई जे आएगा। रूल हमेशा थंबनेल रहेगा, राइट हैंड थंब रहेगा। जैसे आई क्रॉस जे का मतलब के बाहर को आ गया। अब जे क्रॉस आई करेंगे तो नीचे को करेंगे तो नीचे को चला जाएगा वो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर करके दिखाऊंगा आपको। तो आई ये है, जे ये है, तो आई क्रॉस जे ये आ गया। अब जे क्रॉस आई करेंगे तो आपको हाथ ऐसे करके रखना पड़ेगा, फिर नीचे की तरफ जाएगा तो ये माइनस का के हो जाएगा। सभी में ऐसे तरीके से काम कर रहा है, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस आई माइनस का के। फाइन, तो ये हो गया हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट होता है, जैसे हमने निकाला था थोड़ी देर पहले, मतलब आई डॉट ए डॉट बी का निकला था ए बी कॉस थीटा। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, लेट्स से आप ए क्रॉस बी करेंगे, मतलब कोई दो वेक्टर कुछ इस तरीके से करेंगे तो तीसरा वेक्टर निकलेगा आपका यहाँ पर ये जो वेक्टर है बी है, तो फाइनली आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी सी वेक्टर ही होगा। आई क्रॉस जे क्या मतलब, आई क्रॉस जे जो वेक्टर निकल कर आ रहा है वो भी वेक्टर ही है, मतलब जो डायरेक्शन निकल रहा है वो भी वेक्टर है। ये इसी को बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। एक्चुअल में जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो यही है, वो तो स्केलर प्रोडक्ट था। आई डॉट जे जो था, जितने भी डॉट वाले जो प्रोडक्ट होंगे वेक्टर में, जो डॉट करेंगे वो स्केलर प्रोडक्ट होंगे, और जो क्रॉस प्रोडक्ट होंगे वो एक्चुअल में वेक्टर प्रोडक्ट ही कहलाते हैं। ओके, तो यहां पर क्योंकि वेक्टर खत्म नहीं होता है, अगर मैं ए क्रॉस बी कर रहा हूं, ए क्रॉस बी, तो मैं लिखूंगा ए बी साइन थीटा और एन कैप, क्योंकि ये क्या है, ये एक वेक्टर ही है। ठीक है, ये एन कैप लिखना जरूरी है क्योंकि ये बता रहा है कि ये वेक्टर ही है जो इन दोनों से आउट ऑफ द प्लेन है, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। राइट, ओके। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज इसका कोई खास इतना बड़ा परेशानी की बात नहीं है। अगर क्वेश्चन कर देखिए, यहाँ पे जो लिखा है, वेक्टर ए हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट, वेक्टर बी हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 6 यूनिट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी मैग्नीट्यूड इज इतना। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ इतना, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो आपने क्या कहा, आपने कहा कि भाई देखो ऐसा है, क्या है, दो वेक्टर का क्रॉस किया जा रहा है। ठीक है, कोई वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, इन दोनों को क्रॉस करा गया तो क्या निकलेगा, ए बी साइन थीटा और एन कैप। ठीक है, तो वो आप क्योंकि उसी डायरेक्शन में होगा, एन कैप का क्या मतलब हुआ, जो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है और उसका यूनिट वेक्टर है। ये यूनिट वेक्टर कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं, थोड़ी देर बताते हैं अभी। तो मेरे को दे रखा है ए डॉट बी, मतलब दोनों का जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो कितना आंसर आता है, मैग्नीट्यूड 15 यूनिट का। 15 यूनिट मतलब यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 15 यूनिट लिख दूंगा। ठीक है, फाइंड द एंगल बिटवीन देम। जिसका पहले वाले का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 5 यूनिट, दूसरे वाले का जो मैग्नीट्यूड है वो 6 यूनिट है। तो पहले वाले का मैग्नीट्यूड मैं 5 लिख दूंगा, दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड मैं 6 लिख दूंगा, और फाइनली साइन थीटा, ये मेरे को बताना है। ठीक है, ये मेरे को बताना है, ये यूनिट वेक्टर है 1 मान लीजिए। अब थोड़ी देर में इसको बाद में बताते हैं क्या होता है। साइन थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन थीटा हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 30, दैट मीन्स ये हो जाएगा 1/2। राइट, 1/2। और साइन 1/2 कब होता है, साइन जब थीटा डिग्री थीटा जो हो वो 30 डिग्री का हो। साइन में 1/2 जो वैल्यू आती है वो साइन 30 डिग्री पे आती है, मतलब एंगल जो हो जाएगा वो 30 डिग्री का हो जाएगा, थीटा जो हो जाएगा वो 30 डिग्री का हो जाएगा। तो यही हमसे पूछा था। फाइनली अगर लेट्स से अगर आपके पास दो वेक्टर दे रखे हैं, अगर मैं क्रॉस मेरे को निकालना होता, लेट्स से यहाँ पे मेरे को तो मैग्नीट्यूड दे रखा है, मैंने इजीली पुट कर दिया, फाइनली आंसर निकाल दिया। अगर मेरे को दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, लेट्स से ए वेक्टर है कुछ इस तरीके से, ए आई
प्लस BJ प्लस CK, ये CK हो गया। ठीक है भाई। अब मेरे को दूसरा वेक्टर दे रखा है कुछ इस तरीके से कि यहाँ पे लिख देंगे जैसे A1I प्लस B1J प्लस C1K। ठीक है, ये कोई दूसरा वेक्टर है। अगर मेरे को इसको क्रॉस करना है तो क्रॉस निकालने का एक तरीका होता है, वो आप याद रख लो। एक मैट्रिक्स बना के हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं इसका। हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को एक ताबीज बना लेंगे इस तरीके का। ठीक है, और आई जे के सबसे पहली वाली रो में लिखेंगे इस तरीके से, आई लिखेंगे, फिर जे एंड देन के लिख देंगे। फिर फाइनली जो इनके कोएफिशिएंट हैं, जैसे यहाँ पर ए दे रखा है, बी दे रखा है और सी दे रखा है, तो आई की जगह पे क्या लिखेंगे, पहले वाली रो में ए लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे एंड देन सी लिख देंगे, इससे कोएफिशिएंट। अब इसी तरीके से दूसरे वाले के जो कोएफिशिएंट है, मतलब बी वाला जो वेक्टर है उससे कोएफिशिएंट लिख देंगे। तो है A1 और ये है B1 और ये है C1, राइट। तो हम लोग अगर इसका निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, आई ऐसे ही छोड़ेंगे। मैं पेन चेंज करके दिखाता हूं आपको। जब आई को हम लोग निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाली रो को और इस वाले कॉलम को और इस वाली रो को छोड़ देंगे, BC1 माइनस B1C लिख देंगे। मतलब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा BC1 माइनस B1C। अभी आपको हो सकता है बड़ा कंफ्यूजन सा लगे, लेकिन आपको डरना नहीं है। जब J निकालेंगे तो हमेशा माइनस लगाएंगे पहले, मतलब जब I लिखेंगे तो पॉजिटिव होगा बीच यहाँ पर बाहर, जब J लिखेंगे तो हमेशा जो है माइनस का रहेगा। और यहाँ पर क्या लगा देंगे हम लोग, ये क्यों रहता है, ये मैथमेटिक्स है तो आपको जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्यों होता है ऐसा। तो अब जब हम लोग J निकालेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, तो इस रो को तो छोड़ना ही छोड़ना है और इस कॉलम को भी छोड़ देंगे। तो A का C1 से करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो हो जाएगा AC1 माइनस A1C, मतलब AC1 माइनस A1C, मतलब इसको कॉलम को छोड़ दिया हमने, इस कॉलम को छोड़ दिया और इस रो को छोड़ दिया है। और फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का K आ जाएगा। K क्या आ जाएगा, जब K हम निकालेंगे तो रो तो हमें छोड़ना ही छोड़ना है ऊपर वाली, और ये कॉलम छोड़ेंगे इस बार। तो यहाँ पे हो जाएगा AB1 माइनस A1B। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। फाइनली जो आंसर निकल के आएगा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आई जे के में आंसर निकल कर आएगा। फाइनली जो भी होगा वो वेक्टर कुछ वेक्टर ही होगा, राइट। और अगर हम लोग को दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो सिंपल से क्या होगा, A क्रॉस B, AB साइन थीटा एन कैप। और अगर मेरे को क्रॉस प्रोडक्ट ही निकालना है, और अगर देखो ये तब करेंगे हम लोग जब एंगल जो होगा साइन 0 डिग्री पे जो होता है 0 होता है। तो साइन अगर 0 डिग्री है, राइट, मतलब दो वेक्टर का जो बीच का एंगल है वो 0 डिग्री का है। क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी समझाया, वही क्या समझाया था, मैं ऐसा एक स्लाइड ले लेता हूँ। हाँ देखिए, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट क्या मतलब है, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या हो, ये कोई वेक्टर A है, ये कोई वेक्टर B है, राइट, और कुछ इस तरीके से क्रॉस किया जा रहा है इन दोनों को, A क्रॉस B। तो जो तीसरा वेक्टर आएगा वो कुछ K आ जाएगा, राइट, कुछ K आ जाएगा। ओके, तो यहां पर देखिए अगर दो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर तब तो K आ जाएगा, नहीं भी हो तब भी एंगल पता लग जाएगा, साइन थीटा ए बी साइन थीटा हो जाएगा। अगर दोनों वेक्टर क्या एंगल जो है वो 0 हो जाए, दैट मीन्स ए वेक्टर कुछ इस तरीके से दे रखा है, दूसरा वेक्टर भी कुछ इस तरीके से दे रखा है, राइट। तो आपको जो राइट हैंड थंबनेल क्या बताता है कि आपको ए से बी की तरफ को जाना है, ए से बी की तरफ को जाना है, तब आपका जो डायरेक्शन होगा वो सी का डायरेक्शन, दैट मीन्स उसका रिजल्टेंट का एक वेक्टर का डायरेक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे एक दोनों ही एक ही डायरेक्शन में है, तो मूव किधर करना, मूव करने की जगह ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला जो हिस्सा था ना ए क्रॉस बी वाला, यहां पर ए बी साइन थीटा लिखा हुआ था, तो ये हो गया बी आपका और ये कुछ हो गया ए आपका, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा हो जाएगा फाइनली वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैं यहां से पेन चेंज कर लेता हूं, ये वाला जो हिस्सा है ना ये 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 डिग्री पे वैल्यू 0 होती है, तो फाइनली ये जो वैल्यू आएगा ये 0 आ जाएगी। और जब 0 आ जाएगी तो आप ए क्रॉस बी बराबर 0 लिख देंगे, ठीक है। और ए क्रॉस बी कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, आपको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ए क्रॉस बी कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। आपको डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ाना होगा अभी आपको, क्योंकि कैलकुलस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
समझना, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आपके नीट के लेवल में और जितने भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं वो बिना उसके नहीं हो पाते हैं। इसीलिए मैं आपको थोड़ी देर में अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका डिफरेंशियल कैलकुलस और कैलकुलस का बेसिक क्या है और इंटीग्रेशन का बेसिक क्या है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। ओके, जब तक के लिए बने रहिए वीडियो पे और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।